हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं 21 तारीख की करंट अफेयर्स। कब से लेकर 17 तारीख से लेकर के स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 मंदिरों के पुष्प अपशिष्ट से बन रहे उत्पाद, लोगों को मिल रहा रोजगार। जो मंदिरों में फूल वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं वो फेंक दिए जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं रखे रखे, तो उनको अब इस्तेमाल में कर लिया जाएगा। हमारे देश में लोग धार्मिक भक्ति दिखाने के लिए फूलों का उपयोग करते हैं। भारत के मंदिरों, मस्जिदों, सिख गुरुद्वारों में हर साल लगभग कई मिलियन टन फूल चढ़ाए जाते हैं। फूलों को पवित्र माना जाता है, इसलिए लोग इन्हें कचरे में नहीं फेंकते बल्कि नदियों, तालाबों, झीलों जैसे स्थानीय जल निकायों में फेंक देते हैं। उज्जैन के महालंकेश्वर मंदिर में प्रतिदिन 75,000 से 10 लाख, सही है, 1 लाख 75,000 से 1 लाख अंगुतकों के साथ प्रतिदिन 5 से 6 टन पुष्प और अन्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है। तिरुपति नगर निगम प्रतिदिन मंदिरों से निकलने वाले 6 टन से अधिक फूलों के कचरे को संभालता है। सरकार का स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कई भारतीय शहर के लिए इस समस्या के अभिनव समाधान ला रहे हैं। सामाजिक उद्यमी फूलों को पुनर्चक्रित करके जैविक खाद, साबुन, मोमबत्तियां, अगरबत्ती जैसे मूल्यवान उत्पाद बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसरो इस साल के अंत तक लॉन्च करेगा मिशन गगनयान, एस सोमनाथ ने ये बात कही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने आज शुक्रवार को घोषणा की कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान इस साल के अंत तक लॉन्च करेगा। एस सोमनाथ ने कर्नाटक के बेंगलुरु में स्पेस एक्सपो के दौरान कहा, गगनयान लॉन्च के लिए तैयार है। हम इसे इस साल के अंत तक लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि यह घोषणा बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गगनयान कार्यक्रम का विस्तार करने की मंजूरी के बाद की गई, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को हरी झंडी दी गई। दिसंबर 2018 में स्वीकृत गगनयान पहल का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में भेजना और दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष अन्वेषण की नींव रखना है। चंद्रयान 4 मिशन के बारे में सोमनाथ ने बताया, मंत्रिमंडल ने अभी चंद्रयान 4 के लिए अपनी मंजूरी की घोषणा की है कि हमें आने वाले महीनों में अपडेट की उम्मीद है। सोमनाथ ने चंद्रयान 3 की तुलना में इस मिशन की जटिलता का प्रकाश डाला और कहा कि इसके बड़े आकार और अतिरिक्त मॉड्यूल के कारण इसे 2 लॉन्च की आवश्यकता होगी। केंद्र ने कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था को लेकर बनाई कमेटी, 4 हफ्ते के बाद होगी सुनवाई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसा मामले में सुनवाई के दौरान शुक्रवार 20 सितंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोचिंग संस्थान की व्यवस्था को लेकर एक कमेटी गठित की गई है जो जल्द ही रिपोर्ट देगी। कोर्ट ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी पूछा है कि उन्होंने इस मामले पर क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 4 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में कोचिंग संस्थान डेथ चैम्बर बन गए हैं, ये लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। हम इन कोचिंग सेंटर को बंद कर सकते हैं और तब तक ऑनलाइन मोड के जरिए इनके संचालन की इजाज़त देंगे जब तक ये फायर और दूसरे सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते। चीता प्रोजेक्ट, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर परिक्षेत्र में लाए जाएंगे चीतों के नए समूह। चीता परियोजना के तहत अगले 10 वर्षों में इस परियोजना को 3 से 5 स्थानों पर विस्तार किया जाएगा। भारत का लक्ष्य अगले 25 वर्ष के भीतर मध्य प्रदेश और राजस्थान के कूनो गांधी सागर परिक्षेत्र में एक अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण परिसर का निर्माण करने का तथ्य रखा है। प्रोजेक्ट चीता की 2023-24 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। चीतों के नए समूह को लाया जाएगा। गुरुवार को जारी प्रोजेक्ट चीता की 2023-24 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के साथ अब आने वाले दिनों राजस्थान के गांधी सागर परिक्षेत्र में चीतों के नए समूह को लाया जाएगा। प्रोजेक्ट चीता के तहत गांधी सागर में चीता लाने के कार्य योजना के अनुसार पहले चरण में 5 से 8 चीतों को 64 वर्ग किलोमीटर के शिकारी रोधी बाढ़ वाले क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, जिसमें प्रजनन पर ध्यान दिया जाएगा। चीता का यह समूह इसी साल के अंत तक लाए जाने की संभावना है। इंदौर गोवर्धन संयंत्र अपशिष्ट से स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक निर्णायक कदम।
इंदौर जो अपनी स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है, इंदौर नगर निगम ने एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। गोवर्धन संयंत्र, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में की थी, जो अब हर दिन 17,000 किलोग्राम बायो सीएनजी का उत्पादन कर रहा है। यह संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा ठोस कचरा आधारित संयंत्र है। यह संयंत्र गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन पहल का हिस्सा है, जिसे 2018 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य जैविक कचरे जैसे पशु गोबर, फसल का अवशेष, रसोई का कचरे को नवीकरणीय ऊर्जा और जैविक खाद में बदलना है। प्रत्येक दिन इंदौर के घरों और बाजारों से संग्रहित जैविक कचरा संयंत्र में लाया जाता है। यहाँ कचरे को छाना जाता है, फिर उसे घोल में बदलकर बड़े एनारोबिक डाइजेस्टर्स में डाला जाता है। इन डाइजेस्टर्स में सूक्ष्मजीव कचरे को तोड़ते हैं और बायोगैस का उत्पादन करते हैं। इस बायोगैस को बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाता है, जो कि एक साफ़ सुथरी ऊर्जा विकल्प है। इसके अलावा संयंत्र में लगभग सभी दिन 100 टन उच्च गुणवत्ता की खाद भी तैयार होती है, जिसका उपयोग स्थानीय खेतों में किया जाता है। इससे रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत कम पड़ती है। आयुर्वेद में वैश्विक खाद्य परिदृश्य को बदलने की क्षमता, वैद्य राजेश कोटचा ने ये बात बोली है। आयुष मंत्रालय ने प्रगति मैदान में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के आयोजन के दौरान आयुष पवेलियन में आयुर्वेद आहार और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा आधारित विभिन्न खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित किया। आज गुरुवार को वर्ल्ड फूड इंडिया के उद्घाटन दिवस पर आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने आयुष पवेलियन का दौरा किया और आधुनिक जीवन शैली के संदर्भ में आयुर्वेद को मुख्यधारा के पोषण और स्वास्थ्य में शामिल करने के महत्व पर जोर दिया है। सचिव ने कहा है कि आयुर्वेद आहार वैज्ञानिक रूप से परखे हुए और टाइम टेस्टेड आहार का समाधान प्रदान करता है, जो समग्र स्वास्थ्य के विचार को मजबूती देता है। वर्ल्ड फूड इंडिया इस प्राचीन ज्ञान को वैश्विक मंच पर लाने का एक उत्तम अवसर प्रदान करता है। सचिव ने यह भी उल्लेख किया कि मंत्रालय आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों के लिए मानकीकृत दिशा निर्देश विकसित करने और वैश्विक बाजारों में आयुर्वेद आहार को लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक निकायों के साथ निकटता से काम करने की योजना बना रहा है। असम के मुख्यमंत्री ने नए राशन कार्ड योजना का किया उद्घाटन। NFSA से आयुष्मान भारत के तहत मिलेगा मुफ्त इलाज। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ने गुरुवार 19 सितंबर को नए राशन कार्ड योजना का शुभारंभ किया। सीएम हेमंत विश्वा ने एक्स पर कहा, NFSA लाभ बढ़ाने की योजना के तहत हम अन्य 12 लाभार्थियों को जोड़ रहे हैं, जो हर महीने मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस योजना में हम प्रति माह 440 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेंगे। NFSA कार्ड से आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज भी मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विल्मिंगटन, डेलावेयर में चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी 21 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क में रहते हुए 22 सितंबर को भारतीय समुदाय के एक समूह को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इसकी जानकारी भी दी है। क्वाड शिखर सम्मेलन पर राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने बुधवार को कहा कि क्वाड पहले से कहीं अधिक रणनीतिक रूप से संरेखित और अधिक प्रासंगिक है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के अमेरिकी पक्ष के अनुरोध के बाद भारत 2025 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गया है। पीएम मोदी के 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे के बारे में बताते हुए विदेश मंत्रालय ने 17 सितंबर को जारी एक प्रेस रिलीज में कहा कि पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर के दौरान अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विल्मिंगटन, डेलावेयर में चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी 21 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। IGNCA में 3 दिवसीय नदी उत्सव 19 सितंबर से होगा शुरू। गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे उद्घाटन।
5वां 3 दिवसीय नदी उत्सव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आज गुरुवार शाम से शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन और जनपद संपदा प्रभाग के तत्वाधान में आयोजित इस उत्सव में चर्चा के अलावा नदियों की कहानी पर फिल्म स्क्रीनिंग होगी। नाव निर्माण को लेकर अनूठी चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस उत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। नदी उत्सव के पूर्व संध्या पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में IGNCA के जनपद संपदा डिवीजन के प्रमुख प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में उत्तराखंड के हर्सिल की पूर्व सरपंच बसंत नेगी और परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के प्रमुख और आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती उपस्थित रहेंगे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले से भारतीय बाजार में तेजी आने की उम्मीद है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व US फेड ने ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों के अनुमान से आगे बढ़कर ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करके वैश्विक अर्थव्यवस्था की हलचल को तेज कर दिया है। अमेरिका में मार्च 2020 के बाद ब्याज दरों में पहली बार हुई कटौती को लेकर अब विशेषज्ञ चिंता जाहिर कर रहे हैं। ब्याज दरों में हुई कटौती भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए बूस्टर। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज दरों में हुई कटौती भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए बूस्टर साबित हो सकती है। US फेड द्वारा 50 बेसिस पॉइंट की इस कटौती के साथ ही इंटरेस्ट रेट साइकिल में नरमी आने की उम्मीद है। इससे भारतीय शेयर बाजार में IT सेक्टर के साथ ही बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स को सपोर्ट मिल सकता है। इसके साथ ही FMCG और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर के चुनिंदा शेयरों को भी सपोर्ट मिलने की उम्मीद बनी है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर मंदी का खतरा। US फेड द्वारा ब्याज दरों में की गई 50 बेसिस पॉइंट की कटौती को लेकर कई विशेषज्ञों का मानना है कि US फेड के इस कदम को अमेरिका में संभावित आर्थिक मंदी को लेकर फेड की बढ़ती आशंकाओं के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। मार्केट एक्सपर्ट नीलेश जैन का कहना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर मंदी का खतरा लगातार मंडरा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर ब्याज दरों की कटौती के तत्काल सकारात्मक परिणाम नहीं आए तो हालत काफ़ी बिगड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रीय PM विश्वकर्मा कार्यक्रम में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। कल सुबह करीब 11:30 बजे वे राष्ट्रीय PM विश्वकर्मा कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के तहत प्रगति के 1 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण जारी करेंगे। इस योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ठोस समर्थन के प्रतीक के रूप में वे 18 ट्रेडों के तहत 18 लाभार्थियों को PM विश्वकर्मा के तहत ऋण भी वितरित करेंगे। वह अमरावती में PM मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास योजना और पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ करेंगे। स्मारक डाक टिकट करेंगे जारी। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार PM मोदी 20 सितंबर को महाराष्ट्र के वर्धा के दौरे पर रहेंगे। यहां पर वह राष्ट्रीय PM विश्वकर्मा कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण जारी करेंगे। वह कारीगरों को 18 ट्रेडों के तहत 18 लाभार्थियों को PM विश्वकर्मा के तहत ऋण भी वितरित करेंगे। इसके अतिरिक्त समाज में उनकी विरासत और उनके स्थायी योगदान के सम्मान के रूप में वे PM विश्वकर्मा के तहत प्रगति के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समर्पित एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को जारी रखने की उम्मीद दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसान को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा योजनाएं जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस पर 15वें वित्त आयोग के दौरान 2025-26 तक 35,000 करोड़ रुपए कुल वित्तीय व्यय होगा। PM आशा न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में मदद करेगा, बल्कि आवश्यक वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता को भी नियंत्रित करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट के निर्णयों को जानकारी दी। सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं को अधिक कुशलता से सेवा मुहैया कराने के लिए मूल्य समर्थन योजना PSS और मूल्य स्थिरीकरण कोष योजनाओं को PM आशा में एकीकृत किया है। PM आशा की एकीकृत योजना कार्यान्वयन में अधिक
प्रभावशीलता लाएगी, जो न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में मदद करेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके मूल्य अस्थिरता को भी नियंत्रित करेगी। पीएम आशा में अब मूल्य समर्थन योजना, पीएसएस मूल्य स्थिरीकरण कोष, पीएसएफ मूल्य घाटा भुगतान योजना और बाजार हस्तक्षेप योजना के घटक होंगे। गैर संचारी रोगों के रोकथाम के लिए ICMR को मिलेगा प्रतिष्ठित UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार। गैर संचारी रोगों के रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को प्रतिष्ठित UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज बुधवार को यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JB नड्डा ने दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने एक्स हैंडल पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ICMR को NCD की रोकथाम और नियंत्रण, मानसिक स्वास्थ्य व्यापक NCD संबंधित SDG पर बहुक्षेत्रीय कार्यवाही को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित 2024 के UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने बायोराइड को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज बुधवार को जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इन योजनाओं को अब तक एक योजना के तहत जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास बायोराइड के रूप में एकीकृत कर दिया गया है। इसके तहत जैव विनिर्माण और जैव फाउंड्री नामक 2 नए घटक भी शामिल किए गया है। 2021-22 से 2025-26 के दौरान बायोराइड योजना के लिए 9,197 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। बता दें, बायोराइड में 3 प्रमुख घटक जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास, औद्योगिक और उद्यमिता विकास और हाल ही में शुरू बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री को भी शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य नवाचार, जैव उद्यमिता और देश की जैव निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना है, साथ ही देश की हरित अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाना है। चंद्रमा और मंगल के बाद भारत की नज़र शुक्र पर, वीनस ऑर्बिट मिशन को कैबिनेट ने दी है मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतरिक्ष से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सहित वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसलों की जानकारी दी। शुक्र ऑर्बिटर मिशन के लिए स्वीकृत कुल निधि 1236 करोड़ रुपये। शुक्र ऑर्बिटर मिशन के लिए स्वीकृत कुल निधि 1236 करोड़ रुपये है, जिसमें से 824 करोड़ रुपए अंतरिक्ष यान के पर खर्च किए जाएंगे। लागत में अंतरिक्ष यान का विकास और निर्माण शामिल है, जिसमें इसके विशिष्ट पेलोड और प्रौद्योगिकी तत्व, नेविगेशन और नेटवर्क के लिए वैश्विक ग्राउंड स्टेशन समर्थन लागत और साथ ही लॉन्च वाहन की लागत शामिल है। बड़ी संख्या में रोजगार की संभावनाएं भी हैं। अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण यान का निर्माण विभिन्न उद्योगों के माध्यम से किया जा रहा है और यह परिकल्पना की गई है कि इससे बड़ी संख्या में रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का प्रसार होगा। हाथ में रखे पेजर में विस्फोट। लेबनान की न्यूज़। लेबनान में पेजर धमाकों में 11 की जान गई, 2700 से अधिक लोग घायल हो गए। पेजर क्या होता है? एक ऐसा छोटा सा डिवाइस होता है जिस पे केवल मैसेज आ सकता है। ठीक है, मैसेज रीड कर सकते हैं और यस नो 3-4 बटनें होती हैं उसमें खाली। फ़ोन जैसा होता है, उसमें सिम वगैरह की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। लेबनान में मंगलवार को एक साथ 1000 से ज़्यादा पेजर्स में धमाका हुआ। लेबनान पेजर विस्फोट दहल गया है। 17 सितंबर को हुए इस धमाकों में अब तक 11 लोगों की जान चली गई है। आतंकी समूह हिज़बुल्लाह के गुर्गों के हज़ारों पेजर एक साथ फट गए। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य मीडिया को बताया कि इन धमाकों में कम से कम 11 लोग मारे गए और 2700 से अधिक लोग घायल हुए। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने इसे दुश्मनों की तरफ से हुआ एक ऐसा घटना करार दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे लेबनान में लगभग एक ही समय में हाथ में रखे पेजर्स में विस्फोट हुआ और हिजबुल्लाह के कई लड़ाके जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल को दोषी ठहराया। लेबनान के समाचार पत्र एल ओरिएंट टुडे के अनुसार अधिकतर पेजर विस्फोट बेरुख दाहिद, दक्षिणी लेबनान के टायर, नाबत्ती और मरजायून और बेका में हुए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार 2750 लोगों के घायल होने की सूचना है। इनमें 200 की हालत गंभीर है। घायलों में हिजबुल्लाह के लड़ाके और चिकित्सक शामिल हैं। बताया गया है कि यह धमाका दोपहर 3:45 बजे के बाद से 1 घंटे तक लगातार होते रहे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार कुछ विस्फोट सुपरमार्केट जैसे अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भी हुए हैं।
सस्ता हुआ सोना चांदी के भाव में भी आई गिरावट। घरेलू सफारा बाजार में आज बुधवार को गिरावट का रुख देख नजर आ रहा है। दरअसल श्राद्ध की शुरुआत होते ही सफारा बाजार में यह कमजोरी देखी जा रही है। इसी कारण देश के ज़्यादातर सरफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 75,030 से लेकर 74,880 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में आ गया है और 22 कैरेट सोना 68,790 से लेकर 68,640 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। सोने की तरह चांदी के भाव में भी गिरावट आई है। 91,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है चांदी। कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट में हासिल की सफलता, वन मंत्री रावत ने ये बात कही है। मध्य प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत ने कहा कि चीता प्रोजेक्ट से श्योपुर जिले को विश्व भर में पहचान मिली है। चीता प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों, वन्य प्राणी विशेषज्ञों, वन्य प्राणी चिकित्सकों एवं चीता मित्रों को कड़ी मेहनत तथा क्षेत्रीय नागरिकों की जागरूकता से कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट ने सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि कोर एरिया में पदस्थ स्टाफ को विशेष सुविधाएं देने के लिए वन विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। वन मंत्री रामनिवास रावत ने चीता एवं वाइल्ड लाइफ अस्पताल को लेकर लोकार्पण किया। वन मंत्री रावत आज मंगलवार को भारत में चीता पुनर्जीवन परियोजना के सफल 2 साल पूरा होने पर सेंसईपुरा फॉरेस्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क के वार्डों में छोड़कर चीता परियोजना को मूर्त रूप दे दिया था। इस मौके पर वन मंत्री रावत ने कूनो नेशनल पार्क में 2 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से निर्मित चीता एवं वाइल्ड लाइफ अस्पताल का लोकार्पण किया। भारत ने चीन को हराकर 5वीं बार जीता एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आज मंगलवार को चीन को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब बरकरार रखा है। जुगराज सिंह ने चौथे क्वार्टर में मैच का एकमात्र गोल किया। 5 के 51 मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह से मिले शानदार पास के बाद जुगराज ने एक बेहतरीन मूव बनाया और भारत को 1-0 से आगे कर दिया और अंत में यही स्कोर निर्णायक साबित हुआ। यह खिताब भारत द्वारा पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद आया है। और इसी के साथ क्या हो जाता है, करंट अफेयर्स समाचार समाप्त। धन्यवाद।